ईस्टर 1916 एक पोम है जो कि W.B. यीट्स ने लिखी है। आइए इसको समझते हैं। तो जो पहला स्टैंजा है इसमें W.B. यीट्स उन आयरिश राष्ट्रवादियों का वर्णन कर रहे हैं जिनसे वे विद्रोह से पहले मिला करते थे। कवि उन लोगों को आम साधारण लोग मानते थे जिनके साथ उनकी बातचीत सतही होती थी। वे शायद उन पर कुछ हद तक मजाक भी उड़ाते थे या उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन विद्रोह के बाद वे वही साधारण लोग एक असाधारण कार्य करके महान बन गए। कवि को यह एहसास हुआ कि उनकी पहले की धारणा गलत थी। All changed utterly, a terrible beauty is born। यह अंतिम पंक्ति इस पूरे परिवर्तन का सार है। कवि यह कहना चाहते हैं कि विद्रोह के बलिदान और साहस ने एक ऐसी नई पहचान और भावना को जन्म दिया है जो शक्तिशाली और प्रभावशाली है, भले ही उसमें त्रासदी और हिंसा शामिल हो। यह भयानक सुंदरता आयरिश राष्ट्रवाद के जन्म और उसके लिए दिए गए बलिदान का प्रतीक है। तो हमारी लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे। कवि कहते हैं कि वो उन लोगों से मिले हैं जब दिन खत्म हो रहा होता है। कवि कहते हैं कि वो उन लोगों से मिले हैं जब दिन खत्म हो रहा होता है। कमिंग विद विविड फेसेस। उनके चेहरे पर चमक थी। वे जोश से भरे हुए दिखते थे। फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमंग ग्रे। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि ये लोग आम लोग थे जो दुकानों के काउंटर या दफ्तरों की डेस्क पर काम करते थे। धूसर का मतलब यानी कि ग्रे का मतलब है कि उनका जीवन शायद एक जैसा और थोड़ा नीरस था। 18th सेंचुरी हाउसेस। ये लोग पुराने शायद आम 18th सेंचुरी के बने हुए घरों से आते थे जो उनकी साधारण पृष्ठभूमि को दिखाते हैं। आई हैव पास्ड विद अ नोड ऑफ द हेड। कवि उन लोगों से बस एक हल्की सी पहचान रखते थे, सिर्फ एक सिर हिलाकर अभिवादन कर देते थे और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स, या फिर वे बस औपचारिक और ऐसे शब्द बोलते थे जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता था, यानी सतही बातचीत करते थे। और हैव लिंजर्ड अ व्हाइल एंड सैड। कभी थोड़ी देर रुकते और कुछ कहते थे। पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। फिर से वही विनम्र लेकिन बिना मतलब की बातें। कवि यहाँ यह जोर देना चाहते हैं कि उनके और इन लोगों के बीच कोई गहरा जुड़ाव नहीं था। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन। और बातचीत खत्म होने से पहले ही कवि ने सोचना शुरू कर दिया था। ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ जाइब। कि कहीं वे इन लोगों के बारे में कोई मजाकिया बात या ताना तो नहीं सोच रहे थे। और बातचीत खत्म होने से पहले ही कवि ने सोचना शुरू कर दिया था कि कहीं वे इन लोगों के बारे में कोई मजाकिया बात या ताना तो नहीं सोच रहे। टू प्लीज़ अ कंपेनियन। यानी कवि शायद उन लोगों का मजाक उड़ाकर अपने दोस्तों को खुश करने के बारे में सोचते थे। अराउंड द फायर एट द क्लब में बैठकर दोस्तों के साथ शपथ करते हुए, जहाँ अक्सर लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। बीइंग सर्टेन दैट दे एंड आई। कवि को यकीन था कि वे लोग और कवि बट लिव्ड वेयर मोटले इज बोर्न। यहाँ मोटले का मतलब है बहुरंगी, यानी जहाँ जीवन में विविधता और कुछ हद तक दिखावा या मजाक चलता है। कवि का कहने का मतलब है कि वे सब एक ही दिखावटी सामाजिक दायरे में थे। ऑल चेंज्ड अटरली। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, पूरी तरह से बदल गया है। यह पंक्ति एक बड़ा बदलाव दिखाती है। अ टेरेबल ब्यूटी इज बोर्न। एक ऐसी सुंदरता का जन्म हुआ है जो भयानक भी है। यहाँ कवि आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह और उसमें शामिल लोगों के बलिदान को एक भयानक सुंदरता कहते हैं। यह सुंदरता इसलिए भयानक है क्योंकि इसमें हिंसा, मृत्यु और दर्द शामिल है। लेकिन यह सुंदरता इसीलिए भी है क्योंकि यह एक बड़े उद्देश्य यानी आज़ादी के लिए है। नेक्स्ट स्टैंजा जो हमारा है, इस स्टैंजा में कवि उन
यानी जो हमारा स्टैंजा शुरू होता है, दैट वुमेन्स डे वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल से लेकर अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न। तो इस स्टैंजा में कवि उन प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो 1916 के ईस्टर विद्रोह में शामिल थे। कवि उनके पहले के जीवन और अपने व्यक्तिगत संबंधों या धारणाओं के बारे में बात करते हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने इन लोगों को कॉन्स्टेंट, तो यहाँ 4 लोगों के नाम हैं, कॉन्स्टेंस मार्केविट्स, पैट्रिक पियर्स, थॉमस मैकडोनग और जॉन मैकब्राइड। पहले कैसे देखा था? कोई अज्ञानी सद्भावना वाली महिला, कोई कविता और शिक्षक, और कोई जिसे कवि एक शराबी और घमंडी मानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि यह दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस विद्रोह ने इन सभी व्यक्तियों को बदल दिया। उसके व्यक्तिगत दोष, कवि की उसके प्रति पहले की नफरत और उदासीनता, सब कुछ अब मायने नहीं रखता। विद्रोह के कारण इन सभी ने अपनी सामान्य भूमिकाओं को छोड़ दिया और एक बड़े उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ट्रांसफॉर्म्ड अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज बोर्न। यह बार बार दोहराई गई पंक्ति इस बात पर जोर देती है कि कैसे इन खूनी लेकिन वीर घटना ने एक नई राष्ट्रीय पहचान और बलिदान की भावना को जन्म दिया है, जो कवि की पहले की व्यक्तिगत राय से कहीं बढ़कर है। यह सुंदरता भयानक है क्योंकि यह हिंसा और मृत्यु से पैदा हुई है, लेकिन यह सुंदरता इसलिए है क्योंकि यह स्वतंत्रता और पहचान के लिए है। तो इसको अब लाइन बाय लाइन भी हम देख लेते हैं। दैट वुमेन्स डे वर स्पेंट, कवि एक विशेष महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसके दिन गुजर चुके थे। इन इग्नोरेंट गुडविल, वो अपनी सद्भावना या अच्छाई में शायद पूरी तरह से जागरूक नहीं थी, या उसके अच्छे इरादे भी कहीं न कहीं अज्ञानता से भरे थे। हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट, उसकी रातें अक्सर बहसबाजी में बीतती थी। अनटिल हर वॉइस ग्रू शिल, वे इतनी बहस करती थी कि उनकी आवाज़ पतली और तेज़ हो जाती थी और शायद चिड़चिड़ी हो जाती थी। यहाँ कवि आयरिश राष्ट्रवादी और अभिनेत्री कॉन्स्टेंस मार्केविट्स की बात कर रहे हैं। CONSTANCE कॉन्स्टेंस और मार्केविट्स यानी MARKIEVICZ की बात कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण विद्रोही थी। कवि शायद उसके पहले के जीवन और उसके विचारों को थोड़ा कटाक्ष के साथ देख रहे हैं। What voice more sweet than hers? उसकी आवाज़ से ज़्यादा मधुर कौन सी आवाज़ थी? उसकी आवाज़ से ज़्यादा मधुर आवाज़ किसकी हो सकती थी? When young and beautiful, जब वह युवा और खूबसूरत थी और उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। She rode to harriers, क्या वह शिकार पर जाती थी? यहाँ हैरियर्स का अर्थ है शिकारी कुत्ते, यानी घुड़सवारी करते हुए शिकार पर जाना। क्या वह उस समय घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जाती थी? कवि यहाँ उसके युवावस्था के कुलीन और ग्लैमरस जीवन को दर्शा रहे हैं, जो उसके बाद के विद्रोही जीवन के विपरीत था। दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल, कवि अब एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक स्कूल चलाया था। यह व्यक्ति पैट्रिक पियर्स हो सकते हैं, जो एक कवि, शिक्षक और विद्रोही नेता थे। पैट्रिक पियर्स, PATRIC, पैट्रिक PEARSE पियर्स, एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्स, और हमारे पंख वाले घोड़ों पर सवारी की थी, और हमारे पंख वाले घोड़ों पर सवारी की थी। यहाँ पंख वाला घोड़ा यूनानी पौराणिक कथाओं के पेगासस का प्रतीक है, जो कविता और कला से जुड़ा है। इसका मतलब है कि यह व्यक्ति कवि भी था या साहित्य से जुड़ा था। दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड, यह दूसरा व्यक्ति उसका सहायक और मित्र। यह थॉमस मैकडोनग हो सकता है, जो पियर्स के दोस्त और एक महत्वपूर्ण विद्रोही थे। वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स, अपनी पूरी क्षमता और ताकत से आ रहा था। He might have won fame in the end, वह शायद अंत में प्रसिद्ध
प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे। सो सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, उनका स्वभाव इतना संवेदनशील लगता था। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट, उनके विचार इतने साहसी और मधुर थे। कवि यहाँ इन पुरुषों की साहित्यिक और बौद्धिक क्षमताओं को स्वीकार कर रहे हैं और उनके पहले के जीवन की संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड, एक और आदमी जिसके बारे में मैंने सोचा था, यह जॉन मैकब्राइड हो सकते हैं। JOHN जॉन मैकब्राइड, MACBRIDE, जो मॉड गॉन के पति थे और कभी उनसे नफरत करते थे। अ ड्रंकन वेनग्लोरियस लाउट, एक शराबी शेखी भगाड़ने वाला बेवकूफ़। कवि यहाँ उस व्यक्ति के बारे में अपनी पहले की नकारात्मक धारणा को व्यक्त कर रहे हैं जिसे वे एक अयोग्य अभिमानी व्यक्ति मानते थे। He had done most bitter wrongs, उसने मेरे साथ बहुत कड़वा गलत किया था। To some who were near my heart, कुछ ऐसे लोगों के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। यहाँ कवि शायद मॉडगॉन की बात कर रहे हैं जिससे वह प्यार करते थे और मैकब्राइड ने जिससे शादी की थी। Yet I number him in the song, फिर भी मैं उसे इस कविता में शामिल करता हूँ। He too has resigned his part, यानी कि उसने भी अपनी भूमिका छोड़ दी है। In the casual comedy, इस सामान्य आकस्मिक नाटक में कवि यहाँ जीवन को एक हल्के फुल्के नाटक के रूप में देखते हैं जिसमें लोग अपनी सामान्य भूमिकाएं निभाते हैं। He too has been changed in his turn, वह भी अपनी बारी में बदल गया है। Transformed utterly, पूरी तरह से बदल गया है। A terrible beauty is born, एक भयानक सुंदरता का जन्म हुआ है। अब हम स्टैंजा नंबर 3 देखेंगे जो कि स्टार्ट होता है Hurts with one purpose alone. The stones in the midst of all तक समझेंगे। इस स्टैंजा में कवि उन मुख्य व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो 1916 के ईस्टर विद्रोह में शामिल थे और इन लोगों के जो अडिग और अपरिवर्तनशील संकल्प को प्रकृति की सतत परिवर्तनशील गति से तुलना कर रहे हैं। यानी इन लोगों के अंदर एक अडिग विश्वास था, यानी इनका जो अपरिवर्तनशील, यानी इन्होंने जो संकल्प लिया था वो उसको बार बार परिवर्तन नहीं कर रहे थे। इन्होंने सोच लिया था कि इनको क्या करना है वही कर रहे थे। कवि कहते हैं कि इन राष्ट्रवादियों के दिल अब केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित हो गए थे। इस संकल्प के कारण वे पत्थर में बदल गए थे। यह पत्थर दृढ़ता, अपरिवर्तनशीलता और बलिदान का प्रतीक हैं। ये लोग अब सामान्य जीवन की छोटी मोटी चीज़ों जैसे घोड़े, घुड़सवार, बादल, पक्षी और जल मुर्गियों और लगातार बदलती और प्रतिक्रिया करती हैं का हिस्सा नहीं है। वे एक स्थिर अटल शक्ति बन गए हैं और जीवित धारा सामान्य जीवन की गति को बाधित कर रही है। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि जबकि दुनिया और जीवन की सभी चीज़ें लगातार बदलती रहती है, इन विद्रोहियों का उद्देश्य और उनका बलिदान अपरिवर्तनीय और शाश्वत हो गया है। उनका संकल्प इतना मजबूत है कि वह प्रकृति की क्षणभंगुरता से बिल्कुल अलग है। वे अब सिर्फ व्यक्ति नहीं रहे बल्कि एक प्रतीक बन गए हैं, एक ऐसा पत्थर जो इतिहास की धारा में अपनी जगह बना चुका है। उनका बलिदान स्थायी है जबकि बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है। अब लाइन बाय लाइन समझते हैं इसको। हर्ट्स विद वन पर्पस अलोन, जिन लोगों के दिल में सिर्फ एक ही मकसद है यानी आयरलैंड की आज़ादी। थ्रू समर एंड विंटर सीम्स, गर्मी हो या सर्दी वे पूरे साल ऐसे लगते हैं। इंचेंटेड टू अ स्टोन, जैसे जादू के पत्थर बन गए हों। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि उनके अटूट संकल्प और बलिदान के कारण वे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर एक कठोर और अविचल पत्थर जैसे बन गए हैं। टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, उस जीवित धारा को परेशान करने के लिए। यहाँ जीवित धारा सामान्य रोज़मर्रा के जीवन का प्रतीक है जो बिना किसी बाधा के बहता रहता है। ये विद्रोही अपने कठोर और परिवर्तनशील संकल्प से इस सामान्य जीवन में एक बड़ी उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, वह घोड़ा जो सड़क से आता है। द राइडर, द बर्ड्स दैट रेंज, घुड़सवार और वे पक्षी जो उड़ते हैं। फ्रॉम क्लाउड्स टू टम्बलिंग क्लाउड्स, एक बादल से दूसरे लुढ़कते हुए बादलों तक उड़ते हैं। मिनट बाय मिनट दे चेंज,
पल पल में बदलते रहते हैं। कवि यहाँ प्रकृति के उन तत्वों की बात कर रहे हैं जो लगातार गतिशील और परिवर्तनशील हैं। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम, नदी की धारा पर बादल की एक छाया। चेंजेस मिनट बाय मिनट, पल पल बदलती रहती है। यह भी प्रकृति की परिवर्तनशीलता का उदाहरण है। अ हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रिम एंड अ हॉर्स स्प्लैशेस विद इन इट। घोड़े का खुर नदी के किनारे पर फिसलता है और एक घोड़ा उसके अंदर पानी में छपछपाता है। ये सभी गतिशील परिवर्तनशील चीज़ें हैं जो जीवन की सामान्य हलचल का हिस्सा है। द लॉन्ग लेग्ड मूर हैंड डाइव, लंबे पैरों वाली जल मुर्गियाँ गोता लगाती हैं। एंड हैंड्स टू मूर को कोल, और मुर्गियाँ दलदली मुर्गियों को बुलाती हैं। वे सभी जीव भी जीवन की सामान्य गतिशील गतिविधियों के में लिप्त हैं। मिनट बाय मिनट दे लिव, वे पल पल जीते हैं, यानी वे लगातार बदलते और प्रक्रिया करते हुए जीवित रहते हैं। द स्टोन्स इन द मिड्स ऑफ ऑल, और वह पत्थर जो इन सबके बीच में हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, टू लॉन्ग अ सैक्रिफाइस से लेकर अ टेरेबल सेप्टेम्बर इज़ बोर्न, सेप्टेम्बर 25, 1916 तक देखेंगे। टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस, बहुत लंबा बलिदान। यह बलिदान बहुत लंबा चला है, यानी इस संघर्ष में बहुत समय और जाने गई हैं। कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट, इतना लंबा बलिदान या संघर्ष दिल को कठोर, भावनाहीन और कठोर बना सकता है। कवि यहाँ यह भी कह रहे हैं कि इस बलिदान की वजह से लोगों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे, वे एक अटल निश्चय वाले पत्थर जैसे हो गए हैं। ओ व्हेन मे इट सफाइस, कवि सवाल करते हैं कि यह बलिदान कब तक काफ़ी होगा, कब इस संघर्ष का अंत होगा। दैट इज़ हेवन्स पार्ट, अवर पार्ट, यह फैसला करना कि कब तक काफ़ी होगा स्वर्ग का काम है, भगवान का है। हमारा हिस्सा तो बस टू मरमर नेम अपॉन नेम, नाम पर नाम फुफकारना है, यानी उन लोगों के नाम याद करना और सम्मान देना है जिन्होंने बलिदान दिया है। एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड, जैसे एक माँ प्यार और श्रद्धा से अपने बच्चे का नाम लेती है। व्हेन स्लीप्स एट लास्ट हैज़ कम, जब आखिरकार नींद आ चुकी हो, यानी बच्चे की मृत्यु के बाद भी माँ उसे याद करती है। यह उपमा बलिदानियों के लिए कवि के गहरे सम्मान और दुख को दर्शाती है। ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड, उन अंगों पर जो कभी बेकाबू दौड़ते थे। यह उन विद्रोहियों के लिए है जो युवा थे और जोश से भरे हुए थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। वट इज़ इट बट नाइट फॉल, यह और क्या है सिवाय रात के। यहाँ रात मृत्यु और अंधकार का प्रतीक है। नो नो नॉट नाइट बट डेथ, नहीं यह सिर्फ रात नहीं है बल्कि यह मृत्यु है। कवि स्पष्ट करते हैं कि वे विद्रोहियों की मृत्यु की बात कर रहे हैं। वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल, क्या यह सब आखिर में एक अनावश्यक मौत थी। कवि यह गहरा सवाल उठाते हैं कि क्या यह बलिदान व्यर्थ गया या इसका कोई वास्तविक परिणाम होगा। फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ, इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटेन अपने वादों पर कायम रह सकता है या अपनी ताकत बनाए रख सकता है। फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेड, जो कुछ भी किया गया और कहा गया है उसके लिए, यानी विद्रोह के बावजूद इंग्लैंड अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। वी नो देयर ड्रीम इनफ, हम उनके सपने को जानते हैं, यही काफ़ी है। टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, यह जानना कि उन्होंने एक आज़ाद आयरलैंड का सपना देखा और वे उस सपने के लिए मर गए, यही उनकी पहचान और उनका बलिदान है। एंड वट इफ एक्सेस ऑफ लव बिविल्डर दैम टिल दे डाइड, और क्या होगा अगर अत्यधिक प्रेम अपने देश के प्रति या आज़ादी के प्रति उनका जुनून उन्हें इतना भ्रमित कर दिया कि वे अपनी जान दे बैठे। कवि यहाँ यह संभावना भी तलाशते हैं कि उनका जुनून ही उनकी मृत्यु का कारण बना, या क्या उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्हें परिणाम की परवाह नहीं थी। आई राइट इट आउट इन अ वर्स, मैकडोनाग एंड मैकब्राइड, मैं इसे एक कविता में लिखता हूँ। मैकडोनाग और मैकब्राइड विद्रोह के प्रमुख नेता थे जिनका कवि ने पहले वर्णन किया था। एंड कॉलोनी एंड पियर्स, और कॉलोनी और पियर्स ये भी विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। नॉट एन इन टाइम टू बी, अभी और भविष्य में भी। व्हेनेवर ग्रीन इज़ वॉन
जहाँ भी हरा रंग पहना जाता है, जो आयरलैंड और आयरिश राष्ट्रवाद का प्रतीक है, चेंज टर्ली, बदल गया है, पूरी तरह से बदल गया है। टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न September 25, 1916। एक भयानक सुंदरता का जन्म हुआ है। यह कविता लिखे जाने की तारीख है 25 सितंबर 1916, जो विद्रोह के कुछ महीने बाद की है। तो इस अंतिम स्टैंजा में कवि अपने विचारों को समेटते हैं और ईस्टर विद्रोही के स्थायी प्रभाव पर विचार करते हैं। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि यह बलिदान बहुत लंबा और कठिन था, इतना कि इसने लोगों के दिलों को पत्थर जैसा बना दिया है। वह सवाल करते हैं कि क्या यह बलिदान पर्याप्त होगा, और इस प्रश्न का उत्तर भगवान पर छोड़ देते हैं। कवि कहते हैं कि हमारा कर्तव्य केवल उन बलिदानियों के नामों को याद करना है, उसी श्रद्धा के साथ जैसा एक माँ अपने मृत बच्चे का नाम लेती है। यह दर्शाती है कि कवि अब विद्रोहियों को न केवल राजनीतिक हस्तियों के रूप में बल्कि उन नायकों के रूप में देखती है जिन्होंने एक महान उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी। कवि स्पष्ट करते हैं कि यह विद्रोह अंततः मृत्यु में समाप्त हुआ। वह यह परेशान करने वाला सवाल भी उठाते हैं कि क्या यह मृत्यु व्यर्थ थी, खासकर जब इंग्लैंड अपनी ताकत बनाए रख सकता है। कवि यह स्वीकार करते हैं कि इन विद्रोहियों का एक सपना था, एक अंदाज आयरलैंड का। वे इस बात पर भी विचार करते हैं कि क्या उनका अत्यधिक देशभक्ति का जुनून ही उनकी मौत का कारण बना, क्या उन्हें भ्रमित कर दिया। अंत में कवि उन प्रमुख नेताओं मैकडोनाग, मैकब्राइड, कॉनली पियर्स के नाम लेते हुए घोषणा करते हैं कि उनके बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया है। वे अब साधारण लोग नहीं रहे बल्कि इतिहास में अमर हो गए हैं। व्हेनेवर ग्रीन इज़ वॉर्न यह दर्शाता है कि आयरलैंड की पहचान और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न का जो पुनरावृत्ति है, अंतिम पंक्ति का दोहराव इस विचार को पुख्ता करता है कि 1916 के ईस्टर विद्रोह ने एक नई शक्तिशाली और स्थायी वास्तविकता को जन्म दिया है। यह सुंदरता भाव भयानक है क्योंकि यह हिंसा, मृत्यु और त्रासदी से आई है, लेकिन यह सुंदरता इसलिए है क्योंकि इसने आयरलैंड राष्ट्रवाद को जगाया और एक स्वतंत्र आयरलैंड के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह पंक्ति कविता का केंद्रीय विषय है, त्रासदी के बीच से जन्म लेने वाली परिवर्तनकारी शक्ति। तो संक्षेप में कविता यह कहना चाहती है कि ईस्टर 1916 का विद्रोह एक दुखद घटना थी जिसमें कई जाने गई, लेकिन इसने आयरिश लोगों में एक गहरी स्थायी परिवर्तन और राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा की है, जिसे भयानक सुंदरता कहा गया है। यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि आयरलैंड के इतिहास और भविष्य को आकार देगा।